नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर अप्पू के साथ 2.5 साल। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये आप यहाँ पर सत्यजीत राय जी द्वारा लिखा गया ये पूरा पाठ है, जो उन्होंने अपने जीवन की कुछ यादें, जिस समय वो पथेर पांचाली जो फिल्म है उसको उसका निर्देशन कर रहे थे, उसका डायरेक्शन कर रहे थे, तो उस समय पर उनको कितनी सारी परेशानियां उठानी पड़ी, यानी कि अपने सारे अनुभव, अपने जीवन के जितने हैं वो सारे अनुभव उन्होंने इस फिल्म में लिखे, इस पाठ में लिखे हैं। तो आपने देखा कि ये अभी तक हम इस पाठ का काफ़ी सारा जो भाग है वो पढ़ चुके हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इस पाठ से पढ़ चुके हैं कि किस किस तरह की परेशानी यहाँ पर लेखक को उठानी पड़ी उनकी फिल्म को बनाते वक्त। तो सबसे बड़ी मैंने आपको यहाँ पे प्रॉब्लम बताई थी कि उनकी फिल्म को बनाते वक्त, जैसे कि हम आज के समय में देखते हैं, हमें लगता है कि जो हमारा बॉलीवुड है या यहाँ पर मूवी ऐसे ही बन जाती है, उसके लिए बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारा पैसा लगता है। और यही चीज़ यहाँ पर लेखक ने बताई है कि किस तरह आर्थिक स्थिति जो है उनकी उस समय पर बहुत अच्छी नहीं थी, यानी कि बहुत सारा पैसा उनके पास नहीं था। तो वो क्या करते थे कि पैसा इकट्ठा करते थे, 6 महीने तक शूटिंग जो है वो स्थगित हो जाती थी और उसके बाद 6 महीने बाद फिर उसको स्टार्ट किया जाता था। और उसके बाद फिर जब पैसे समाप्त हो जाते थे तो इस तरह से एक फिल्म को बनने में 2.5 साल का समय लगा। इसीलिए इस पूरे चैप्टर का नाम ही यहाँ पर रखा गया है अप्पू के साथ 2.5 साल। और आपने देखा कि लेखक को किस तरह की प्राकृतिक जो परेशानियां भी उठानी पड़ी थी, कभी उन्हें बारिश के मौसम का इंतजार करना पड़ा, कभी उन्हें शरद ऋतु का इंतजार करना पड़ा, कभी किसी पात्र की मृत्यु हो गई, कभी किसी पात्र की मृत्यु हो गई, और कई और तरह की परेशानियां यहाँ पर आई। तो लास्ट जो हम पढ़ रहे थे अपने लास्ट सेशन में कि यहाँ पर लेखक बता रहे थे कि जब वो अप्पू का घर दिखाने के लिए, यानी कि अप्पू का गांव उन्होंने दिखाया था, और अप्पू का गांव दिखाने के लिए वो जिस गांव में गए थे अप्पू का घर दिखाने के लिए, तो लेखक ने वहां पर बताया कि जिस घर में वो शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। और यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उसके कारण उन्हें बहुत परेशानी होती थी। देखिए, हम जहाँ पर जाते हैं, खास तौर पर हम कभी किसी दूसरी जगह पर जाते हैं, तो हमेशा लोग हमें हमारे अनुकूल नहीं मिलते हैं। खास तौर पर जब हम किसी काम के लिए गए हों, तो ऐसा नहीं कि हम ये सोच के जाएंगे कि वहाँ पर सब हमारे जैसे लोग होंगे या सब हमारी हेल्प करने की ही सोच कर बैठे होंगे। तो ऐसा वहाँ पर इसी तरह की वहाँ पर बहुत सारी परेशानियां लेखक को भी उठानी पड़ी। जैसे कि वो कहते हैं कि जो अप्पू का घर उन्होंने बनाया था जहाँ पर, तो वहाँ पर उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था और वो थोड़ा सा शायद उसकी मानसिक स्थिति शायद थोड़ा सा ठीक नहीं थी। तो वो लेखक कहते हैं कि वो थोड़ा कभी कभी वो अचानक ही भाइयों और बहनों इस तरह कहकर अपने किसी राजकीय मुद्दे पर एक लंबा भाषण शुरू कर देता था। यानी कि उसको नहीं पता कि सामने क्या हो रहा है, लोग आपस में बातें कर रहे हैं या कोई जरूरी मुद्दा हो चल रहा है या शूटिंग हो रही है या क्या हो रहा है, उसको कुछ नहीं लेना देना। वो अचानक से खड़ा होगा और भाइयों और बहनों कहकर अपना जो राजकीय मुद्दा जो भी है उस पर वो भाषण शुरू कर देगा। तो इस तरह से उसके भाषण पर लेखक कहते हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं थी। यानी कि जब फुर्सत का समय होता था, क्योंकि वो ऐसा इंसान नहीं था कि कुछ भी बोल दे, कुछ भी कह दे, वो ऐसा इंसान नहीं था। वो एक अच्छे मुद्दे पर भाषण देता था और एक जानकारी चीजें देता था, क्योंकि वो शायद किसी कारणवश अपनी मानसिक स्थिति से संतुलन खो बैठा हो, लेकिन उसकी जो जानकारियां थी वो काफी ज्यादा उसको थी। तो लेखक कहते हैं कि फुर्सत के समय में, अगर फुर्सत का समय हो तो उसका भाषण सुनना हमारे लिए कोई आपत्ति का कारण नहीं था।
लेकिन अगर शूटिंग चल रही है और शूटिंग के वक्त वो अपना भाषण शुरू कर देता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो जाता था। क्योंकि देखिए उस समय पर मैंने आपको बताया भी था कि क्लास 8th में हमने फिल्म के बारे में पढ़ा था कि पहली बोलती फिल्म जो आलम आरा जो हमने चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी कि कैसे पहले के समय में फ़िल्म की शूटिंग की जाती थी, कैसे ये चेंजेस आए। तो साउंड की बात यहाँ पर की है कि उस समय पर साउंड रिकॉर्ड देखिए तो उस समय पर क्या होता था कि साउंड भी साथ-साथ ही रिकॉर्ड की जाती थी, उसी समय पर रिकॉर्ड की जाती थी। तो अगर देखिए आपस में लोग बातें कर रहे हैं, इधर-उधर बातें चल रही है, तो कैसे वो साउंड रिकॉर्ड हो पाएगा और प्रॉपर्ली क्लियर साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि हमारे साउंड का जो काम है वो प्रभावित हो रहा था, इसीलिए हमने उसके रिश्तेदारों को कहा और उनके रिश्तेदारों ने हमारी मदद की और वो धोबी सचमुच ही उनके लिए सिरदर्द बन जाता अगर उसके रिश्तेदार उनकी हेल्प नहीं करते तो इस तरह से लेखक कहते हैं कि जिस घर में हम पथेर पांचाली की शूटिंग करते थे वह एकदम ध्वस्त यानी कि एकदम खराब सा था, बहुत पुराना सा था और वे वह घर उन्होंने शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था। बहुत पुराना सा था, ध्वस्त था तो वो उन्होंने शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था। तो लेखक कहते हैं उसको ठीक करवाने में यानी कि उसको ठीक-ठाक करवाने में उसकी मरम्मत करने में उनको लगभग 1 महीने का समय लगा था। और अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक कुछ ऐसे कमरे थे जो हमने फ़िल्म में नहीं दिखाए। यानी कि काफ़ी बड़ा घर था और उस घर में एक के पास एक ही यानी कि बहुत चिपके हुए बिल्कुल आपस में इस तरह से कमरे थे जो हमने फ़िल्म में नहीं दिखाए। यानी कि उन्होंने फ़िल्म में केवल वही ज़रूरी पार्ट्स दिखाए जो अप्पू के घर होने का एक घर का चित्रण करते थे। और लेखक कहते हैं कि उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे यानी कि जो वेस्ट कमरे थे, जो खाली कमरे थे, वहाँ पर हम अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डर भूपने बापू बैठा करते थे, भूपेन बापू। तो लेखक कहते हैं एक कमरे में क्योंकि जहाँ पर साउंड रिकॉर्ड की जा रही हो, आवाज़ रिकॉर्ड की जा रही हो, आपने देखा होगा जो न्यूज़ स्टूडियो होता है जहाँ पर न्यूज़ पढ़ी जाती है या आपने देखा होगा जो फ़ोटो स्टूडियो होता है या कोई भी रिकॉर्डिंग वाला जो स्टूडियो होता है वो हमेशा बंद होता है ताकि जो बाहर की आवाज़ है वो वहाँ तक ना पहुँच पाए और जो भी इंसान अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा है या कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है वो प्रभावित ना हो पाए यानी कि उसमें परेशानी ना आए। तो इसीलिए उनके जो साउंड रिकॉर्डर्स भूपेन बापू थे वो उन कमरों में उनमें से एक कमरे में बैठा करते थे और हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे। लेखक कहते हैं हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे क्योंकि कमरा बंद रहता था। फिर उनकी आवाज़ सुन सकते थे, बस उनकी आवाज़ सुन सकते थे और हर शॉट के बाद उनसे पूछते थे साउंड ठीक है ना। जो भी बाहर शॉट लिया जाता था यहाँ पर जो साउंड रिकॉर्ड की जाती थी फिर आवाज़ लगा के उनसे पूछी जाती थी कि साउंड ठीक से रिकॉर्ड हुई है या नहीं। वो चेक किया करते थे, रिकॉर्ड किया करते थे साउंड को। तो अगर साउंड ठीक नहीं होती फिर उस सीन को फिर से रिकॉर्ड किया जाता था, उस सीन को फिर से लिया जाता था। तो इस तरह से भूपेन बापू इस पर हाँ या ना में उन्हें जवाब देते थे जो उनके साउंड रिकॉर्डर थे। अब यहाँ पर लेखक फिर से एक दिन की घटना बताते हैं। देखिए इसीलिए उन्होंने इस पूरे चैप्टर को लिखा है, इसीलिए इस चैप्टर को अप्पू के साथ 2.5 साल का नाम दिया है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इन 2.5 सालों के अंदर उनके साथ हुई और वो पूरी घटनाएं उन्होंने यहाँ पर लिखी है, बताई है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि एक मूवी बनाना, एक फिल्म बनाना बहुत आसान काम नहीं था, खास तौर पर उस समय पर जब बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी।
आज के कैमरे इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, आज का जो रिकॉर्डिंग सिस्टम है वो इतना ज़्यादा एडवांस है। आज की एक तरह से प्रकाश, कृत्रिम वर्षा, हर चीज़ आजकल खुद से कर लेते हैं लोग, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। लेकिन पहले के समय में जब बहुत सारे संसाधन नहीं थे, लोगों को इन चीज़ों का नॉलेज नहीं था, तो उस समय पर ये बहुत ज़्यादा टफ था। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं लेखक की एक एक जो नई घटना वो यहाँ पर बता रहे हैं उससे। तो जैसे कि यहाँ पर लेखक बताते हैं, एक दिन शॉट के बाद, एक दिन जो उन्होंने शॉट लिया, उसके बाद जब वो कहते हैं मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ जवाब नहीं आया। लेखक कहते हैं कि एक दिन जब साउंड शॉट लिया गया बाहर पे, और फिर अब उसकी आवाज के बारे में पूछा गया कि साउंड क्लियर है इसका, तो कोई आवाज नहीं आई अंदर से। फिर एक बार पूछा उन्होंने, फिर से एक बार आवाज लगाई कि भूपेन बापू आवाज क्लियर है, साउंड क्लियर है। तो भूपेन बापू साउंड ठीक है ना, तो इस पर भी जवाब ना आने पर लेखक कहते हैं कि मैं उनके कमरे में गया, यानी कि मैं उनके कमरे में गया जहां पर वो थे, साउंड रिकॉर्ड कर रहे थे। तो मैंने देखा एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा है। उस एक बड़ा सा सांप उनके जो कमरे की खिड़की है वहां से नीचे उतर रहा है, क्योंकि वो एक देहाती गांव था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, वो जो घर था वो भी एक खंडहर था, बिल्कुल पुराना सा घर था, छोड़ा हुआ घर था। तो जाहिर सी बात है वहां पर इस तरह के सांप कीड़े होना कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि अब इस समय पर उसका आना बहुत बड़ा कांड कर सकती थी, तो यहाँ पर वह सांप देखकर भूपेन बापू सहम गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो उस समय पर वहीं पर वो बैठे थे और बिल्कुल वहीं से एक बहुत बड़ा सांप जो है वो खिड़की से नीचे आ रहा था, बिल्कुल उतर रहा था। अब वह सांप हमने वहां आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। लेखक कहते हैं कि अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था उन्हें यहाँ पर आए हुए, कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने ये सांप देख लिया था। उसे मार डालने की इच्छा पर स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। यानी कि लेखक कहते हैं कि हमने जब उसको मारने की ठानी, तो स्थानीय लोग यानी कि जो उस गांव के जो लोग थे, उन्होंने वहां पर उस सांप को मारने से मना कर दिया। वह वास्तु सर्प था। लेखक कहते हैं वह वास्तु सर्प था और वह बहुत दिनों तक वहां रहा, यानी कि काफी दिनों तक वहां पर रहा। तो देखिए ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट हो चुका है और आपने अभी तक देखा काफी सारी ट्रेजेडी लेखक के साथ हुई अपनी इस फिल्म को बनाने में, जिसको हमने पिछले लास्ट 2 सेशन से हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं। तो और मैंने आपको ये भी बताया कि इस तरह की जो लेख होते हैं, इस तरह के ये जो लेख होते हैं, ये काफी बड़े, एक तरह से काफी बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े ये लेख होते हैं। तो इन्हीं लेखों का कुछ अंश जो है यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तिका में छापा जाता है। तो इसी तरह सत्यजीत राय द्वारा लिखा गया ये पथेर पांचाली जो मूवी का अनुभव है, और उस समय की जो सारी बातें हैं वो उन्होंने इस पाठ में यहाँ पर बताई और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से समझा। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर पाठ से जुड़े अभ्यास के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है वो आपके पाठ से दिए गए हैं, तो इनको भी पढ़ेंगे और साथ ही कुछ एक्स्ट्रा जो हमारे यहाँ पर प्रश्न है उनको भी हम पढ़ेंगे। और साथ ही आप रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल के साथ, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है कि आप इन प्रश्नों के उत्तर साथ के साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं। जिन बच्चों ने पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा है वो केवल अगर समझ भी ले तो वो खुद से घर पर कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं समझा है और तो वो थोड़ा बहुत हिंट लेकर यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं ज़रूरी चीज़ें, और घर पर रिवाइज करके चैप्टर को पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पाठ के साथ यानी कि जो पाठ में आपके प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर लिखेंगे।
सबसे पहला प्रश्न है आपकी पाठ्य पुस्तिका से, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? पथेर पांचाली फिल्म का की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि इस पाठ में अगर सबसे जरूरी बातें है, आखिर रीजन क्या है कि ये मूवी 2.5 साल तक चली, आखिर रीजन ही क्या है कि इसको आपके पाठ में यहाँ पर दिया गया है, तो यही सबसे मेन आपका प्रश्न है इस पाठ में कि पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। तो देखिए, फिल्म के लेखक और निर्माता निर्देशक सत्यजीत राय की फिल्म पथेर पांचाली में 2.5 साल तक शूटिंग करने के निम्न कारण थे, यानी कि 2.5 साल तक शूटिंग करने के रीजन थे, जिनमें सबसे पहला रीजन था आर्थिक अभाव। सबसे पहला रीजन था आर्थिक अभाव, जो कि मैंने आज भी आपको सेशन स्टार्ट होते ही मैंने आप लोग को बताया कि क्या रीजन थे कि यहाँ पर पथेर पांचाली 2.5 साल तक चली। क्या रीजन था कि इस पाठ का नाम अप्पू के 2.5 साल रखा गया? तो देखिए, पहला आपका जो पॉइंट है वो है आर्थिक अभाव। आर्थिक अभाव यानी कि लेखक का जो लेखक के जो जीवन में आर्थिक अभाव था, क्योंकि यहाँ पर लेखक ने बताया था कि वो एक विज्ञापन कंपनी में काम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको वहाँ पर इतना ज़्यादा बहुत सारा पैसा मिलता होगा कि जिससे वो अपने घर चलाने के साथ साथ अपना परिवार चलाने के साथ साथ बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर सके, जिससे कि वो मूवी की शूटिंग कर ले। क्योंकि बहुत सारे पात्र होते हैं, अभिनेता अभिनेत्री होते हैं, जिनके पूरा जो खर्चा होता है वो उठाना होता है। फिल्म में जो भी चीज़ें, जैसे कि उन्होंने कहा उन्होंने घर रेंट पे लिया, काफ़ी बार वो अलग अलग जगहों पर इस फिल्म की शूटिंग करने के लिए गए, काफ़ी सारे अलग अलग पात्रों को उन्होंने इस फिल्म के लिए चुना, तो सभी के लिए सभी को पैसा देना, ये सारी चीज़ें जो है उन्हीं को खुद से करनी पड़ती थी। तो सबसे मेन पॉइंट था आर्थिक अभाव। तो लेखक के जीवन में आर्थिक अभाव था, इसीलिए वह फिल्म की शूटिंग पैसा इकट्ठा होने के बाद ही शुरू करते थे। यानी कि अगर अभी 6 महीने का पैसा इकट्ठा हो गया तो चलिए इन 6 महीनों में फिल्म की जितनी शूटिंग हो पाती है कर सकते। फिर पैसा खत्म हो गया, अगले 6 महीने फिर पैसा इकट्ठा किया और उसके बाद फिर से फिल्म की शूटिंग स्टार्ट। तो इस तरह से 6-6 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने के गैप से उन्होंने फिल्म को 2.5 साल में शूटिंग वो फिल्म की कर पाई। उसके बाद था दूसरा सबसे मेन पॉइंट की समय का अभाव, क्योंकि लेखक एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे और उनको बहुत कम समय मिल पाता था, और जब उन्हें काम से फुर्सत होती थी तो तभी वे लेखन कर पाते थे, लेखन की प्रक्रिया करते थे, और उसके बाद जो समय बचता था उसके बाद वो फिल्म की शूटिंग किया करते थे। अगला पॉइंट है हमारा नंबर 3, कलाकारों की समस्या। तो आपने देखा कि फिल्म की शूटिंग करते वक्त लेखक को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आई थी कलाकारों को लेकर। सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि फिल्म में जो सबसे मेन लीड रोल था अप्पू, उसके लिए जो बच्चा था 6 साल का बच्चा, वो प्रॉपर उस तरीके से, यानी कि जैसी कहानी में बताया गया है वैसा बच्चा उनको नहीं मिल पा रहा था। काफ़ी सारे ऑडिशंस उन्होंने लिए, काफ़ी सारे इंटरव्यू उन्होंने लिए, उसके बाद उन्हें वो बच्चा मिला। उसके बाद जब लेखक के पास समय होता था तो फिल्म के कलाकार व्यस्त होते थे, यानी कि बाकी कलाकार व्यस्त होते थे। और उसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या थी कि इस तरह से जब फिल्म काफ़ी लंबी चली, काफ़ी टाइम लग रहा था फिल्म को शूटिंग करते वक्त, कभी कभी 6 महीने का, कभी 4 महीने का, कभी 3 महीने का गैप आ जा रहा था फिल्मों में। और एक बार तो पूरे 1 साल, जो शरद ऋतु वाला जो सीन था उसमें पूरे 1 साल का मतलब उस बीच दूसरे सीन शूट किए गए, लेकिन वो सीन जो है 1 साल के बाद शूट किया गया। तो इस तरह से एक बार जो
वहाँ पर मिठाई वाला था उसकी मृत्यु हो गई थी, एक बार भूलो जो कुत्ता था उसकी मृत्यु हो गई थी, और एक बार वहाँ पे जो एक दूसरा व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो कई सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं उनको इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कलाकारों के कारण भी आई। तो इस तरह से उन्हें सामंजस्य बनाने में और एक समय पर सभी को इकट्ठा करने के लिए बहुत समस्या का सामना उन्हें करना पड़ता था, क्योंकि सबसे मेन था कि आर्थिक अभाव था, पैसे की कमी थी। तो जब पैसा होता था तो कलाकार व्यस्त होता था, जब पैसा नहीं होता था तो कलाकार फ्री होता था। और तीसरा है तकनीकी पिछड़ापन, उस समय सबसे मेन प्रॉब्लम थी। और यहाँ पर सत्यजीत राय नहीं, दूसरे भी जितने डायरेक्टर थे या मूवी मेकर थे, उनके साथ सबसे मेन प्रॉब्लम उस समय थी तकनीकी पिछड़ापन। यानी कि इतने सारे संसाधन की जानकारी नहीं थी संसाधनों की, और दूसरा उनका उपयोग करना नहीं आता था, और वो इतने ज़्यादा स्मार्ट भी नहीं थे, इतने ज़्यादा एक तरह से बहुत ज़्यादा जो अब एक तरह से चीजों में स्मार्टनेस आ गई है वो नहीं थी। यानी कि पात्र, स्थान, दृश्य आदि की समस्याएं भी आती रहती थी, और टेक्निक्स का अभाव तो था ही। जैसे साउंड रिकॉर्डिंग की बात आई थी, और दूसरा कृत्रिम वर्षा। अब उन्होंने वर्षा ऋतु का इंतजार किया, वो बादलों का इंतजार किया करते थे बैठकर कि आकाश में एक बादल आएगा, फिर 4 बादल आएंगे, वो बड़ा होगा, फिर बारिश होगी, फिर वर्षा वाला सीन शूट किया जाएगा। तो इस तरह से कृत्रिम वर्षा का कोई इंतजाम नहीं था, कृत्रिम प्रकाश का कोई इंतजाम नहीं था, और दूसरा बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें जो है टेक्निक्स में यहाँ पर समस्या दे रही थी। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका ये पहला प्रश्न है, तो इसको ज़रूर याद कीजिएगा। अगला है प्रश्न 2 आपका। अब हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अगर अब हम पहले वाले जगह पर आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे दृश्य के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उसमें से कंटिन्यूटी नरादर हो जाती। यानी कि जब उन्होंने कांस के फूलों का, जहाँ पर वो गांव था वहाँ पर कांस के फूल खिले हुए थे रेलवे लाइन के दोनों तरफ, और उन्होंने फिल्म की शूटिंग करनी थी कि ट्रेन आ रही है, और वो दृश्य था कि उस समय अप्पू और दुर्गा ने पहली बार ट्रेन देखी है, और ट्रेन का दृश्य दिखाना था कि कांस के फूलों के बीच से ट्रेन धुआं उड़ाती हुई, काला धुआं उड़ाती हुई जा रही है। तो इस तरह से जब वो पहली बार, देखिए यहाँ पर लेखक कहते हैं इसमें कौन सा भाव है यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है। तो इस कथन के पीछे यह भावना है कि किसी भी फिल्म का सबसे बड़ा स्तंभ उसके दृश्यों की निरंतरता है। यानी कि फिल्म में एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। दर्शक जो है एक बार अगर देख रहे हैं और तो नेक्स्ट सीन जब वो देखते हैं कि वो चेंज हो गया है, तो काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाती हैं, मूड चेंज हो जाता है काफ़ी, और फिल्म के प्रति जो उनका एक तरह से देखने का नज़रिया है वो बदल जाता है। तो फिल्म दर्शकों को तभी प्रभावित कर सकती है जब उसमें निरंतरता हो। अगर किसी सीन में एकरूपता नहीं है तो दर्शक भ्रमित हो जाते हैं। फिल्म पथेर पांचाली में निर्देशक को कांस के फूलों के साथ शूटिंग पूरी करनी थी, लेकिन पूरा दृश्य एक साथ शूट नहीं किया जा सका, क्योंकि आधा जब सीन शूट किया था तो शाम हो चुकी थी, सूरज ढल चुका था, सूर्य का प्रकाश समाप्त हो चुका था, और उसी के साथ उनके पैसे भी खत्म हो गए थे। और जब वो 1 हफ्ते बाद शूटिंग करने के लिए वापस आए, क्योंकि वो पहली बार उस गांव में गए थे, तो गांव में कलाकारों के बीच सामंजस्य बिठाना, गांव के वातावरण में उनको रखना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चैलेंजिंग था। तो उस समय पर उन्होंने 1 हफ्ते के लिए शूटिंग स्थगित कर दी, और जब वो 1 हफ्ते के बाद वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि जो सारे कांस के फूल हैं वो गाय या जानवर खा चुके थे। यानी कि वो वहां पर जब गए तो वो सीन को पहचान ही नहीं पाए कि क्या ये वही सीन है जो लास्ट
1 हफ्ते पहले उन्होंने शूट किया था। तो उन्होंने कहा अरे अब तो अगर हमने यहाँ पर शूटिंग की तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों सीन्स के बीच में। तो इसीलिए उन्होंने वो सीन अगला वहाँ पर शूट नहीं किया और अगली शूटिंग 1 हफ्ते का अंतराल आ गया और जानवरों ने सारे कांस के फूल चर लिए और दृश्य की निरंतरता बनाए रखने के लिए यह दृश्य अगले साल चित्रित किया गया। यानी कि फिर से शरद ऋतु में फिर से जब कांस के फूल खिलते हैं तो उस समय पर उस दृश्य को चित्रित किया गया। तो इस तरह से हमारा दूसरा प्रश्न भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगला नंबर 3 प्रश्न है हमारा, किन 2 दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में अब कोई तरकीब अपनाई गई है? फिल्म में कौन से ऐसे 2 दृश्य थे जिसमें दर्शकों ने बिल्कुल नहीं पहचाना कि यहाँ पर कौन सी तरकीब अपनाई गई है? देखिए, एक जो सीन था फिल्म का जहां पर भूलो नाम का जो कुत्ता था उसको खाना खाते वक्त दिखाना था, यानी कि माँ ने बचा हुआ भात गमले में डाला और फिर भूलो नाम का कुत्ता जो है आकर उसको खाता है। तो ये जो सीन था इसमें भी लोग पहचान नहीं पाए कि ये जो कुत्ता है भूलो ये वही है या नया है। ये एक सीन था। और दूसरा सीन था कि जो मिठाई वाला है, क्योंकि ये शूटिंग फिर अगले 6 महीने बाद हुई थी, तो उस मिठाई वाले की मृत्यु हो चुकी थी। यानी कि जो मिठाई वाले का जो यहाँ पर मिठाई वाले की जो भूमिका निभा रहे थे उस पात्र की मृत्यु हो चुकी थी। तो इस तरह से दूसरे पात्र को लिया गया जो बिल्कुल उन्हीं की कदकाठी का था और ये सीन शूट किया गया बैक साइड से। यानी कि जब मिठाई वाले की बात कहनी है तो पीछे से और सामने वाले की बात कहनी है तो मिठाई वाले के पीछे से कैमरा दिखाया जा रहा था। यानी कि एक तरह से उस व्यक्ति को सामने से नहीं दिखाया जा रहा था। तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था उनके लिए, लेकिन फिर भी दर्शक इनको नहीं पहचान पाए इस दृश्य को और इसमें अंतर नहीं बता पाए। तो इस तरह से यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें देखिए, मैंने यहाँ पर आपको दूसरा दृश्य एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से जो श्रीनिवास थे वो कैमरे की तरफ पीठ करके वो अपना दृश्य एक तरह से शूट किया करते थे। तो लोग इस चीज़ को पहचान नहीं पाए। अब देखिए, यहाँ पर हमने प्रश्न 4 तक कंप्लीट कर लिया है। बाकी के प्रश्न अभी तक जितना हमने पढ़ा, मुझे लगता है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ यहाँ पर क्लियर हो चुका है इस पार्ट से रिलेटेड। तो बाकी के जो प्रश्न हैं पार्ट से जुड़े हुए, उनको आप स्वयं से घर पर करने का प्रयास करें। और कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट इस चैप्टर से होता है तो ज़रूर नेक्स्ट सेशन में इस अपने डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को आप सुलझा सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।